खतरा हमें उन दुश्मनों से नहीं होता जो सामने से वार करते हैं, खतरा हमें उन दोस्तों से होता है जो पीठ पीछे वार करते हैं। एल्विश यादव के खिलाफ ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया है। ईडी समन भेजने की तैयारी कर रही है। तो चलिए आपको बताएंगे कि ईडी एल्विश यादव के कारों की और उनकी संपत्ति की कब जांच करेगी और आखिर किन किन चीजों पर ईडी की नजर है। इसके साथ ही ईडी ने ये जो मामले की जांच शुरू की है, जो मामला दर्ज किया गया है, किसने मामला दर्ज कराया है, किस मामले को आधार बनाया गया है, सब विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि एल्विश यादव के खिलाफ जो नोएडा में मामला दर्ज हुआ था, उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि इस मामले को एल्विश यादव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एल्विश यादव की जो लीगल टीम है वो इस पूरे मामले को जल्द से जल्द पूरी तरीके से खत्म करे। वो मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, भले ही उसमें समझौता हुआ था और जब समझौते वाली खबर हमने चलाई थी तो बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे थे, लेकिन हकीकत यही थी। सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता, जिनके बारे में हमने कई सारे खुलासे किए हैं, उनका इतिहास ही यही रहा है कि एक मामला दर्ज कराकर फिर उसे आधार बनाकर कई और मामले खड़े कर दिए जाएं, भले ही उस मामले में पुख्ता सबूत वो पेश ना कर पाए हों। नोएडा वाले मामले में आप सभी को याद है कि सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता की तरफ से पुख्ता सबूत नहीं दिया गया है, लेकिन उसी मामले को आधार बनाकर कई और मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। अब मेन केस जो नोएडा पुलिस के तरफ से दर्ज किया गया था, उसी एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने ये कार्रवाई की है। ईडी के तरफ से उसी एफआईआर को आधार बनाकर ये एक्शन लिया गया है और जल्द ही ईडी का लखनऊ जोनल ऑफिस एल्विश यादव से पूछताछ करेगा। समन भेजने की तैयारी चल रही है। अब आपको साथ ही ये भी बताते हैं कि ईडी ने एल्विश यादव के खिलाफ 2 नवंबर को नोएडा में जो मामला दर्ज हुआ था, उसको आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। अब आप ये कहेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एल्विश यादव पर कैसे, तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि मीडिया कैसे, एल्विश यादव के पास कार कहां से आई, एल्विश यादव कहां कहां घूमते हैं, कहां रिजॉर्ट में रुकते हैं, तमाम चीजों को लेकर एक तरीके से रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही थी। अब ये रिपोर्ट्स तो बहुत सारे नेताओं पर भी तैयार हो सकती हैं। प्रज्वल रेवन्ना जो कि देश छोड़कर भाग गया, उस पर भी मीडिया कार्रवाई करने की मांग उठा सकता है, लेकिन मीडिया में कहीं भी उस पर डिबेट नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है। सोचिए आप, 2000 से ज्यादा महिलाओं के साथ जिसने कुकर्म किया हो, वो व्यक्ति जो कुकर्म करके उसे शूट करता रहा हो, वो देश छोड़कर भाग जाता है, लेकिन मीडिया को भनक नहीं लगती। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे देश का इतना बड़ा मीडिया, पल पल की खबर, हर जगह क्या कुछ हो रहा है, सारी खबरें उसके पास आती है। तो ये खबर उसके पास कैसे नहीं आई, जबकि कर्नाटक में ये खबर चल रही थी? मीडिया के पास खबर आई थी, लेकिन मीडिया इस बारे में बात करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मीडिया को पूरी जानकारी थी कि प्रज्वल रेवन्ना वही है जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया था। जेडीएस से जो उम्मीदवार हैं, जेडीएस बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और गठबंधन के वो उम्मीदवार हैं, सांसद भी जेडीएस से हैं। तो ऐसे में अगर वो रिपोर्ट दिखाएंगे, अगर ऐसे में चर्चा इस बात पर करेंगे, अगर 2000 प्लस महिलाओं के न्याय के लिए बात करेंगे, तो सवाल तो बीजेपी पर उठ जाएगा। और बीजेपी पर सवाल उठे, ना 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 ना, फिर तो देशद्रोही और गद्दार आप साबित हो जाएंगे। बीजेपी जो करती है, जो कहती है वो सही होता है, उस पर सवाल उठाना तो गलत है। इसीलिए मीडिया में उस बात की चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, पत्रकार अब जरूर सामने आ चुके हैं एल्विश यादव के मामले को लेकर कि उसके पास महंगी कारों का काफिला कैसे आया, इस बात की जांच होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बड़ी संपत्ति जिन्होंने खड़ी कर दी और जैसे ही वो बीजेपी में एंट्री उन्होंने लिया, उसके बाद उनके सारे केस दबा दिए गए। और गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि कोई केस जो है वो बंद नहीं हुआ है, लेकिन सबको क्लीन चिट मिल जाती है। ऐसा क्या है? अजीत पवार का जो मामला था, उनके पत्नी का जो मामला था, आप पढ़िएगा, साफ तौर पर क्लीन चिट उन्हें मिल रही है एक एक करके, क्योंकि अजीत पवार बीजेपी के साथ आ गए। ऐसे ही आप चाहे असम के मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, या तमाम ऐसे उदाहरण हैं। और बीजेपी जिन्हें देशद्रोही और गद्दार कहती थी, उसी पार्टी के लोगों को, उन्हीं पार्टी के प्रवक्ताओं को जो टीवी पर उसी पार्टी को डिफेंड करते थे, उनको अपने पार्टी में ले रही है। और वहीं एल्विश यादव की बात की जाए तो एल्विश यादव के पास महंगी कारें नहीं है, बल्कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास महंगी कारें हैं और वो अपने ब्लॉग में भी दिखाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन लोगों को तो अवार्ड दिया जाता है, लेकिन जैसे ही एल्विश यादव सामने आते हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, क्योंकि बिके हुए लोगों से डर नहीं लगता साहब। ऐसे लोगों से डर लगता है जो बिकते नहीं है, सच्चे लोगों से डर लगता है। आप देखिए नेहा बाथा, जिन्होंने एल्विश यादव के माता पिता से फालतू के सवाल पूछे थे, जिन्हें सवाल पूछने का मैनर भी नहीं है, वो अब इस पूरे मामले को लेकर भी सामने आ चुके हैं।
जो बड़े बड़े मामलों पर बोलना नहीं चाहती, महिलाओं की कभी हक और न्याय के लिए आवाज नहीं उठाती, वो देखिए एल्विश यादव मामले में कूद पड़ी है। और उन्होंने ट्वीट भी किया है आज तक की एक खबर को कोट करते हुए, और लिखा है कि ये उन एल्विश यादव फैंस के लिए है जो ट्रोल करके मेरे पीछे पड़ गए थे। क्योंकि सबसे पहले मुद्दा इन्होंने ही उठाया था कि एल्विश यादव के पास महंगी कारें कहां से आ रही हैं, एल्विश यादव जो लग्जरी लाइफ जीते हैं वो कैसी है। वैसे पत्रकारिता में आपको बता दें बहुत कम पैसे मिलते हैं, पत्रकारिता में इतने कम पैसे मिलते हैं कि आप अपने घर का गुजारा कर ले उतना ही काफी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो आलीशान घर में रहते हैं और लग्जरी लाइफ जीते हैं। जांच होनी चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है। अब बताइए, ऐसा कलयुग चल रहा है कि पैसे लेकर खबर दिखाने वाले भी ये कह रहे हैं कि एल्विश यादव की जांच होनी चाहिए। चलिए, एल्विश यादव की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, लेकिन जांच तो उन लोगों की भी होनी चाहिए जो लोग एक चुनाव के लिए पैकेज तैयार करते हैं कि इस चुनाव में कितना पैकेज है और दूसरे चुनाव में कितना पैकेज है, विधानसभा का अलग रेट और लोकसभा का अलग रेट, किसे टिकट कहां से मिलवाना है उसके अलग रेट लगते हैं। इन सभी पत्रकारों की जांच होनी चाहिए और इनकी आवाज की, इन पत्रकारों की जांच होनी चाहिए। उन पत्रकारों को ही ये आवाज उठानी चाहिए जो सच्चे पत्रकार हैं, जो ईमानदार पत्रकार हैं, उन्हें ही आवाज उठानी चाहिए। देखते हैं कि कितने ईमानदार पत्रकार हैं जो आवाज उठाएंगे कि ऐसे पत्रकारों की जांच होनी चाहिए जो पार्टियों में घुसपैठिए की तरह हैं, कभी टिकट दिलाने के नाम पर घुसपैठी पैसा कमाते हैं तो कभी विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग रेट लगाते हैं। इन तमाम यूट्यूबर्स चैनलों का भी की जांच होनी चाहिए जो पैसे लेकर माहौल बनाते घूमते हैं। तो जांच तो सबकी होनी चाहिए, जांच सिर्फ एक व्यक्ति की ही नहीं होनी चाहिए। और सच वही बोल सकता है जिसे किसी चीज का डर ना हो। अब इस तरीके की जांचों से कुछ होता नहीं है। इस तरीके की जांच से आप किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, मेंटली उसे हरास कर सकते हैं, आप उसके मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसके पीछे का मेन मुद्दा जो है वो कुछ लोग तो जाति बता रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता जो है वो एक पर्टिकुलर जाति से चिढ़ते हैं, उन्हें भाता नहीं कि इस जाति के लोग आगे बढ़ जाएं। और वो वीडियो भी हमारे पास है जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर को उसकी जाति का नाम लेकर उसे किस तरीके से उसे जो बदतमीजी कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो वीडियो हमारे पास सबूत भी है। और इससे पहले भी हम रवि विक्रम भटनागर जी के साथ सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता को लेकर कई रिपोर्ट्स दिखा चुके हैं। लेकिन बीच में क्या होता है कि एल्विश यादव के मामले को लेकर अगर हम कुछ तथ्य रखते हैं, कुछ सच्चाई रखते हैं, तो उनके कुछ फैंस जो हैं वो ट्रोल करने आ जाते हैं। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि हमेशा आपकी मनपसंद चीजें ही सामने नहीं आएंगी, कभी कभी सच्चाई भी सुननी चाहिए, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है लेकिन सुननी जरूर चाहिए, वो हमारे आगे के लिए फायदेमंद होती है। बस इतना ही कहना चाहूंगी।